हाय एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें देख रहे थे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर डिटरमाइन किया जाता है उसके कौन कौन से तरीके हैं। और इसमें से 4 मेथड्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। आज जो है उसके बाद का एक मेथड है बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। क्या करते हैं इस मेथड में, मान लो लेट C0 जो है रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कहने का मतलब कि टाइम 0 रहेगा। और CT मान लो हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। ऐसा। अब यदि हम लोग C0 को रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन माने हैं CT, C मतलब कंसंट्रेशन बता रहा है, C0 लगा हुआ है इसका मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम 0 और CT लगा हुआ है इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन एट टाइम t। इसके बाद हम लोग जो है अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। जैसे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या पढ़े हैं, K बराबर 1/T C0 माइनस CT। इसके पहले जो एक्सप्रेशन डिराइव किए थे वहाँ हम लोग R0 माइनस R लिखते थे। R0 वहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन था, R था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो R0 और R को यहाँ हम C0 या CT से डिनोट करते हैं, सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यदि था डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो क्या था, K बराबर 2.303 T log ऑफ C0 बटे CT। वहाँ R0 बाई R था, यहाँ C0 बाई CT है। उसी प्रकार से यदि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन डिराइव करोगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आता है K बराबर 1/T 1/C0 माइनस 1/CT, ऐसा एक्सप्रेशन आता है। डेरिवेशन सेकेंड ऑर्डर का हम लोग नहीं पढ़े हैं, एक्चुअली पढ़ना भी नहीं है, आगे पढ़ना है। या फिर एक जनरल इक्वेशन बताए थे nth ऑर्डर के लिए, वहाँ से पुट करके निकालोगे तो ऐसे ही एक्सप्रेशन आएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। और सेम वे में यदि थर्ड ऑर्डर के लिए लिखोगे इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर के लिए, तो वहाँ आता है K बराबर 1/2T 1/C0 का स्क्वायर माइनस 1/CT का स्क्वायर। तो ये सभी अलग अलग इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हैं रेट कांस्टेंट के लिए फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब हम लोगों को करना क्या है इसमें, सो देखो कि जो C0 है और CT, C0 और CT, सॉरी यहाँ इक्वेशन मिस्टेक है, इसमें हम लोग CT माइनस C0 करते हैं ऐसा। तो ये जो हम लोग शुरू में लेट किए हैं कि C0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, CT जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हुआ किसी भी टाइम t में, तो इस C0 और CT यदि हम लोग पता करें, देखो C0 तो पता रहेगा कि रिएक्टेंट तुम कितना लिए हो, उसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी पता रहेगा। बचा इस CT, तो CT मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम में हम लोग देख लेंगे कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना बचा है। जैसे मान लो कि C0 शुरू में हम लोग लिए थे 10 मोल पर लीटर, सपोज 20 मिनट के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब 20 मिनट के बाद हम लोग अब देख रहे हैं कि 5 मोल प्रोडक्ट बन गया, 5 मोल पर लीटर। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये तो पता रहेगा ना हम लोग को। तो रिएक्टेंट शुरू में लिए थे 10, उसमें से 5 मोल प्रोडक्ट में बदल गया, तो अभी बचा कितना, 5 मोल। तो यही जो 5 मोल पर लीटर है वो कहलाएगा CT। तो C0 हम लोग को पता रहेगा ऑलरेडी, CT भी पता चल जाएगा। अभी C0 और CT पता रहेगा तो क्या करना है कि C0 और CT को सब इक्वेशन में पुट करते जाना है। अब सब इक्वेशन में इसको पुट करते जाओगे तो देखना है
कि कौन सा इक्वेशन जो है एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। जैसे मान लो कि इसमें C0 CT टाइम सब पुट किए तो K का कोई वैल्यू आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि C0 और CT को थोड़ा चेंज कर देंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर यदि वही वैल्यू आया जो पहले आया था तो बोल देंगे कि वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मान लो कि इसमें अलग अलग वैल्यू आ रहा है, फिर फर्स्ट ऑर्डर में पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर में एक बारी 10 मोल पर लीटर और 5 मोल पर लीटर पुट करके टाइम पुट कर देंगे 20 मिनट और सॉल्व करेंगे तो K का कोई वैल्यू आएगा। फिर क्या करो कि इस इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज कर दो, 10 के जगह इस बार 20 ले लो, कुछ और ले लो, और फिर से यहाँ वैल्यू पुट करो तो फिर से K का वही वैल्यू आना चाहिए जो शुरू में आया था। तो यदि ऐसे कांस्टेंट वैल्यू K का आता है, इसका मतलब कि यह रिएक्शन उसी ऑर्डर का है। तो इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, की वैल्यू पुट करके देखते जाओ कि किस में एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या डाटा, वह रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो एक यह भी जो है तरीका था रिएक्शन के ऑर्डर को पता करने का। अगला मेथड हम लोग देखते हैं अब इसमें। तो अगला मेथड इसमें है बाय इनिशियल रेट मेथड। इस इनिशियल रेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं देखोगे, ऐसा कोई डाटा दिया हुआ रहेगा, EX एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है शॉर्ट में ऑफ D। या एक इक्वेशन दिया हुआ है 2A + B मिलकर के बनता है C + D। तो इसमें A का कंसंट्रेशन है, B का कंसंट्रेशन है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D दिया हुआ है। पहला एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 मोल पर लीटर में सब है, B का भी 0.1। तो इस केस में जो रेट डिटरमाइन किया गया एक्सपेरिमेंटली वो आया इतना। फिर दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर दिए तो रेट कुछ और आया, फिर कंसंट्रेशन चेंज किए तो रेट और कुछ और आ गया, और फिर कंसंट्रेशन चेंज किए तो रेट कुछ और आ गया। मतलब अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पे अलग अलग रेट आया है। तो इतना डाटा जो है दिया हुआ रहेगा। अब इसमें से हम लोगों को पूछ रहा है कि बतलाओ A और B के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। फिर इसका रेट लॉ लिखो और फिर लास्ट में रेट कांस्टेंट को डिटरमिन करो। तो एग्जाम में इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल आना है एग्जाम में कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल टेबल दिया हुआ रहेगा और इसके आधार पर ऐसा कुछ क्वेश्चंस रहेगा। तो इनिशियल रेट मेथड में क्या होता है कि अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर के रेट रिएक्शन का पता किया जाता है, ऐसे 4-5 एक्सपेरिमेंट करके, और उसके बाद फिर इसका हम लोग ऑर्डर या रेट वगैरह पता करते हैं। कैसे पता करेंगे ज़रा आप सो देखो। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखो। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं रेट बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A। अब A का पावर कुछ आएगा, क्या पावर आएगा यही तो निकालना है, ऑर्डर जो कि एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। तो मान लेते हैं अभी हम लोग कि इसका पावर है P इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B और इसका पावर मान लो है Q। ऐसा एक जनरल इक्वेशन हम लोग मान लिए, A का पावर P और B का पावर Q। अभी जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में रेट दिया हुआ है इसके लिए अलग अलग इक्वेशन लिखो। मान लो रेट 1 बराबर ऐसे, रेट 1 कहने का मतलब कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के A का कितना दिया हुआ कंसंट्रेशन 0.1 का पावर P और इसका 0.1 का पावर Q, इसको मान लो 1। उसी प्रकार से सबके लिए लिखो रेट 2 बराबर K 0.3 का पावर P और 0.2 का पावर Q, इसको मान लो 2। उसी प्रकार से लिखो रेट नंबर 3 बराबर K और इसमें देखो इसका कंसंट्रेशन 0.3 का पावर, इसका 0.4 का पावर Q, इसको मान लो नंबर 3। और उसी प्रकार से रेट 4, तो ये K इस बार कंसंट्रेशन है 0.4 का पावर P और 0.1 का पावर Q, इसको मान लो नंबर 1। क्या किए कि जो इक्वेशन दिया हुआ था उसके लिए हम लोग एक जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे, जिसमें रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अननोन पावर हम लोग दे दिए, PQ यहाँ अपना XY जो मानना है मान सकते हो। और फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए जो अलग अलग कंसंट्रेशन में रेट दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिए इक्वेशन के फॉर्म में।
एक बार ए का कंसंट्रेशन 0.1 था तो 0.1 पुट किए, इसका भी 0.1 था तो इसका भी पुट किए। ऐसे ही चारों पार्ट में जो है इसको हम लोग क्या किए, पुट कर दिए। अब क्या करोगे कि देखोगे, अब यहाँ से हम लोग को देखना है, और देखना क्या है कि कॉमन कंसंट्रेशन किस में है, कॉमन कंसंट्रेशन किस में है। जैसे देखो ए का कंसंट्रेशन यहाँ 0.1 है, तो देखो कि कोई और इक्वेशन में 0.1 है क्या, नहीं है। अच्छा, बी का कंसंट्रेशन यहाँ 0.1 है, या यहाँ से भी मिला सकते हो कि बी का 0.1 है तो और कहाँ है, यहाँ भी 0.1 है। उसी प्रकार से ए का यहाँ 0.3 है तो यहाँ भी क्या है, 0.3। तो ये जो कॉमन कंसंट्रेशन है, ऐसे दो इक्वेशन को आपस में हम लोग डिवाइड करेंगे, ऐसे दो इक्वेशन को आपस में क्या करना है, डिवाइड। तो जैसे B का कंसंट्रेशन कॉमन है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में, तो ये दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जैसे मान लो डिवाइड कर दो कि 4 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ जो माने है ना इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 1, तो 4 को 1 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये हो जाएगा अब रेट 4 डिवाइडेड बाई रेट 1, मैंने LHS को LHS से, RHS को RHS, बराबर इधर है K 0.4 का पावर Q P इंटू 0.1 का पावर Q। उसी प्रकार से इधर है K 0.1 का पावर P और 0.1 का पावर Q, ऐसा। तो ये देखो 0.1 का पावर Q, 0.1 का पावर Q, ये तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब रेट 4 और रेट 1, तो देखो रेट 4 का वैल्यू दिया हुआ इतना 2.40 इंटू 10 का पावर -2, और रेट 1 का वैल्यू दिया हुआ इतना 6.0 इंटू 10 का पावर -3। इधर के कट जाएगा तो ये बचा 0.4, 0.1 और पावर दोनों का P है तो कॉमन मान लो P। इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इस 6 से 2.40 है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.4। तो 0.4 इंटू 10 का पावर -2 और ये 10 का पावर -3 ऊपर जाकर के 3 हो जाएगा, और ये पॉइंट कट गया तो ये हो गया 4 का पावर P। ठीक, अब यहाँ से देखो 10 का पावर 3 और 10 का पावर -2, तो इसको जोड़ दोगे तो 3 और -2 कितना बचा, 1। तो 10 का पावर 1 और 0.4, तो 0.4 इंटू 10, तो इधर क्या बचा 4, इधर भी बचा 4 का पावर P। तो इधर 4 बचा मतलब इसका पावर 1 है, तो दोनों को कंपेयर करो, 4 4 P 1, तो इसका मतलब P बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग P का वैल्यू 1 पता कर लिए। इसका मतलब कि जो P था पावर वह किसका था, A का, मतलब A का ऑर्डर कितना आ गया, 1। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे हम लोग, इस बार B का कॉमन था उसको डिवाइड किए, तो नेक्स्ट बार में A का जो कंसंट्रेशन कॉमन है वो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं। देखो इक्वेशन 3 जो है इसको डिवाइड कर दो किससे, इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये हो जाएगा ऐसा रेट 3 बटे रेट 2। अब रेट 3 का एक्सप्रेशन है K 0.3 का पावर P 0.4 का पावर Q, और ये K 0.3 का पावर P 0.2 का पावर Q। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा सब। तो क्या बचेगा, रेट 3 का देखो दिया हुआ है 2.88 इंटू 10 का पावर -1, और ये 7.2 इंटू 10 का पावर -2। इधर पूरा इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 0.2 का पावर Q। ये कट जाएगा कितना बार में, 0.4 बार में, तो 0.4 इंटू 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर 2, ये कट गया 2 बार में तो आ जाएगा 2 का पावर Q। फिर से 10 का पावर -1 10 का पावर 2, तो ये -1 + 2 हो जाएगा +1, मतलब 10, और 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, तो 4 बराबर 2 का पावर Q, ऐसा। तो इसको अब ऐसे लिखो, ये 4 को लिखो 2 का स्क्वायर और इधर है 2 का पावर Q, तो 2 मैच कर गया तो Q की जगह कितना आएगा 2, तो इस तरह से यहाँ से Q का वैल्यू आ गया 2। तो P और Q का वैल्यू पता कर लिए, इसका मतलब A और B का जो ऑर्डर है ये हम लोगों को यहाँ से पता चल गया।
तो इस तरह से अब हम लोग लिख देंगे कि जो रिएक्शन का ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू ए, पी का वैल्यू वो आया 1 और विथ रेस्पेक्ट टू बी माने क्यू का वैल्यू आया 2। तो अब इसको ऐसे कर दो, देयरफॉर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर 1 एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर 2। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा में रेट इक्वेशन लिखना है, तो रेट बराबर के क्या लिखे थे, ए का पावर पी और बी का पावर क्यू। तो इस ए का वैल्यू आया है 1, सॉरी पी का वैल्यू, तो ए का पावर 1 और बी का पावर आ जाएगा 2। ओवरऑल यदि ऑर्डर निकालोगे तो 2 + 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, 2 + 1 मतलब 3 आ गया। उसके बाद निकालना हम लोगों को रेट कांस्टेंट, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। जैसे मान लो इससे हम लोग को निकालना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, निकल जाएगा। तो सी नंबर बनाओगे तो ये रेट 4, तो रेट 4 का वैल्यू है 2.40 इंटू 10 का पावर -2 बराबर के 0.4 और P का वैल्यू निकाले 1, 0.1 और Q का वैल्यू निकाले हैं 2। तो यहाँ से K बराबर हो जाएगा 2.40 इंटू 10 का पावर -2 बटे 0.4 इंटू 0.1 का स्क्वायर है, यह जाएगा 0.01। इसको सॉल्व कर दोगे तो जो आएगा वही रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनिशियल रेट मेथड से जो है रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमिन करते हैं। और इस टॉपिक से जो है ना एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो न्यूमेरिकल ही आना है, गारंटेड है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में, उसको बनाने का प्रयास करोगे अपने से। अगला मेथड अब हम लोग देखेंगे। तो अगला मेथड जो है ऑर्डर डिटरमाइन करने का, यह है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड तो नाम है, आइसोलेशन का मतलब क्या है अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कि इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग तभी करेंगे जब रिएक्शन मीडियम में 2 या उससे अधिक प्रकार के रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हों। जैसे यहाँ टोटल 3 रिएक्टेंट्स हम लोग लिए हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ए, बी और सी। अब इसमें से करना क्या है, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में क्या होता है कि अलग अलग सेट में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कितने सेट में करेंगे, तो जितने टाइप का रिएक्टेंट्स लोगे, जैसे 3 टाइप का रिएक्टेंट है ए, बी, सी, तो हम लोग 3 सेट में एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट करते समय क्या ध्यान रखा जाता है कि कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नोन होना चाहिए, मतलब उसका कितना अमाउंट लिए हो पता होना चाहिए, और बाकी जो 2 रिएक्टेंट्स या जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो सबको एक्सेस में लेना है। जैसे यहाँ हम लोग 3 रिएक्टेंट लिए थे ए, बी, सी, तो क्या किए, सबसे पहले ए का कंसंट्रेशन हम लोग नोट डाउन कर लिए कि ए लिए थे 0.1 मोल पर लीटर, फिर लिए 0.2 मोल पर लीटर, और बी और सी दोनों को हम लोग क्या किए कि एक्सेस में लिए। एक्सेस में बहुत ज़्यादा अननोन, हम लोग को पता नहीं है कि बी और सी को कितना लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिए। तो जब ए का कंसंट्रेशन 0.1 था तो जो रेट डिटरमिन किया गया 1.2 इंटू 10 का पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड जो भी है, उसी प्रकार से जब इसका कंसंट्रेशन 0.2 था तो रेट आ गया ऐसा। सेम केस अभी हम लोग जो है कंसंट्रेशन नोन लिए हैं ए का, बी और सी को एक्सेस में लिए हैं, मैंने ज़्यादा मात्रा में, अननोन बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे कि बी का हम लोग नोन कंसंट्रेशन लेंगे, ए और सी को ले लेंगे एक्सेस में। और सेम वे में हम लोग तीसरा सेट में क्या करेंगे कि सी का नोन कंसंट्रेशन लेंगे और ए और बी को क्या करेंगे एक्सेस में ले लेंगे। मान लो कि एक रिएक्टेंट और रहता तो क्या करते हो, उसका नोन लेते और बाकी तीनों को फिर हम लोग एक्सेस में ले लेते। तो जितने टाइप के रिएक्टेंट्स होंगे उतने अलग अलग सेट्स में एक्सपेरिमेंट होंगे। किसी एक रिएक्टेंट का नॉन कंसंट्रेशन लेना है, बाकी रिएक्टेंट्स एक्सेस में रहेंगे, और अलग अलग केस में फिर हम लोग को रेट जो है डिटरमिन करना है एक्सपेरिमेंटली। ऐसा करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखो इस डाटा के मदद से जो है हम लोग अब रिएक्शन का पता करेंगे। क्या, ऑर्डर कैसे पता करेंगे। तो मान लो सबसे पहले कि इस रिएक्शन के लिए यदि हम लोग रेट इक्वेशन लिखें तो रेट को dx/dt के फॉर्म में लिख सकते हो। तो हो जाएगा k कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर x, b का पावर y और c का पावर z। ऐसा कोई जनरल इक्वेशन मान लें।
अब यही एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, पता करना है। अब जो 3 सेट लिए हैं, सबसे पहला इस सेट 1, तो इससे अलग अलग रेट निकालो। मान लो कि है रेट 1, तो क्या हो जाएगा, रेट 1 यदि इसका लिखोगे तो रेट 1 का यदि एक्सप्रेशन यहाँ से लिखोगे तो हम लोग रेट कांस्टेंट देंगे के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.1 और इसका पावर है एक्स। देखो बी और सी का कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका कंसंट्रेशन नोन नहीं है, एक्सेस है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए बी और सी से मतलब नहीं, केवल ए से। उसी प्रकार से जब इसका लिखोगे दूसरा रेट 2, तो फिर लिखो के और इस बार कंसंट्रेशन है 0.2 और पावर अभी भी रहेगा एक्स। मतलब ये दोनों जो है एक्सेस में है तो इसका कंसंट्रेशन नोन ही नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं रहा। बस यही दोनों के केस में जो 2 अलग अलग रेट दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। अभी रेट 1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से 1.2 इंटू 10 का पावर -3 और ये दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 का पावर -3। सॉल्व करो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो हो गया 1/2 और ये हो गया 0.1, 0.2 का पावर x, तो पॉइंट हट जाएगा, तो 1/2, इधर भी 1/2 का पावर x और यहाँ 1/2 का पावर 1, तो 1/2 मैच कर गया, तो x के बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 आ गया, मतलब a के रिस्पेक्ट में जो है रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया, 1। सेम काम अब हम लोग करने वाले हैं किससे, सेट 2 से, इससे। तो इसमें एक बार रेट दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 का पावर -3 बराबर के और कंसंट्रेशन इस बार है 0.2 और b का पावर माने हैं y, तो ले लो y। उसी प्रकार से नेक्स्ट बारी में है 2.6 इंटू 10 का पावर -3 बराबर के और इस बार कंसंट्रेशन है 0.8 का पावर y। के कट जाएगा, 10 का पावर -3 कट जाएगा, ई 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 बराबर ये 4 बार में कट जाएगा, इधर हो जाएगा 1/4 का पावर y। ऐसा, तो इधर आ गया 1/2 और उधर है 1/4। अब इसको सेम रखना होगा ना, तब ना हम लोग पावर को कंपेयर कर पाएंगे। तो सेम कैसे रखोगे जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। सेम कैसे रखेंगे हम लोग, तो इसको अब हम लोग ऐसे करें, या तो उसको उलट दो या फिर इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ये दोनों को जो है उलट दो, ऐसा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का पावर y। तो कंपेयर करने के लिए बेस जो है ना वो सेम होना चाहिए। तो एक जगह 2 है दूसरे जगह 4 है, तो सेम करने के लिए क्या करोगे, तो इसको ऐसा करो कि 2 को जो है लिख दो √4 बराबर 4 का पावर y। अभी √4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2, ये रूट का जो है 1/2 होता है, मतलब 4 का पावर y। याद रखोगे कि जो स्क्वायर रूट होता है इसको पावर के टर्म में 1/2 लिखते हैं। अब देखो सेम हो गया, 4 4 सेम, तो y की जगह 1/2 है, तो y बराबर 1/2। x बराबर आया था हम लोग का 1, y बराबर आ गया 1/2। सेम अब हम लोग तीसरा सेट से निकालेंगे z का वैल्यू। तो इस केस में निकालो, रेट एक बार दिया हुआ है 3.4 इंटू 10 का पावर -3 बराबर के और कंसंट्रेशन है 1.0 का पावर z। फिर अगली बार वही है 3.4 इंटू 10 का पावर -3 के और ये हो जाएगा 2.0 है, तो 2.0 का पावर z। इसको डिवाइड कर दो, ये पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, तो इधर बचा 1, इधर हो गया 1/2 का पावर z। इसको उलट दो, 1/1 है तो उलट जाएगा तो 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 2 का पावर z। इधर आ गया 1 और उधर है 2 का पावर z,
तो इसको यहाँ से भी अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से अब सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो ऐसे इसको बना सकते हो, 1 को लिख दो 2 का पावर 0। किसी भी टर्म का पावर 0 कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 2 का पावर 0 मतलब 1, और इधर हो गया 2 का पावर z, तो 2 मिल गया, तो z के बराबर आ गया 0, तो z बराबर 0 ऐसा। अब y बराबर 1/2, x बराबर 1, z बराबर 0। तो अब यदि इसके लिए फिर लिखोगे रेट, तो देखो यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इस बड़ी हो जाएगा रेट बराबर k a का पावर x, तो x का वैल्यू हम लोग निकाले 1, फिर b का पावर y तो 1/2, और c का पावर है z, तो z का वैल्यू आ गया 0। ओवरऑल ऑर्डर निकाल दोगे तो 1 + 1/2 + 0 सबको जोड़ दो, तो आ जाएगा 3/2। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे जो हम लोग मेथड पढ़े लास्ट में, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और इनिशियल रेट मेथड, ये दोनों से एग्ज़ाम में जो है न्यूमेरिकल ही आते हैं और काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन है आसान, बस डाटा बेस्ड है। इसको डाटा के अनुसार पुट करते जाओगे, अलग अलग इक्वेशन बनाते जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से इसको एक बारी देखोगे, नोट से पढ़ोगे, और भी न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड हैं बुक में, तो उसको हम लोग बनाएंगे तो ही हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेथड्स थे ऑर्डर डिटरमाइन करने के, वे समाप्त होते हैं। थ्योरी पोर्शन का एक क्लास और चलेगा हम लोग का, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद फिर 1-2 क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इस चैप्टर का, तो चैप्टर हो जाएगा। छोटा चैप्टर है लेकिन कंसेप्चुअल है, बहुत सारा मैथमेटिकल पोर्शन है, कोई बड़ा थ्योरी इसमें नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पे जो है यह समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।